फिज़ियोथेरेपी इज़ एन अपकमिंग फील्ड और ज़्यादातर लोग इसको जान रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं और धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि बहुत सारी कंडीशंस में ऑलमोस्ट 99% ऑफ मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस में, नर्व से रिलेटेड कंडीशंस में फिज़ियोथेरेपी वर्क करती है। मेन चीज़ है कि आप टाइम पे अप्रोच करें, आप सही जगह अप्रोच करें। और स्टूडेंट्स की मेरे पास ये क्वेरी आती रहती है कि कैसे हम एक अच्छा फिज़ियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, एक अच्छा प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी प्रोफेशन में अच्छा करने के लिए। आज हमने ये डिस्कशन इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए लिया है। एंड दिस इज़ डॉक्टर दीप्ति माथुर. I am a neurophysiotherapist and I'm practicing physiotherapy for more than 15 years. So आगे हम डिस्कशन को बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए एक आपका एप्टीट्यूड ज़रूर होना चाहिए उस प्रोफेशन के लिए, एक पर्सनल लाइकिंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप फिज़ियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो उसमें आपके अंदर एक एप्टीट्यूड होना चाहिए कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं एंड यू वांट टू हेल्प पीपल। कैसे कि इसमें हम उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके पेन को हम उनकी स्माइल में बदलना चाहते हैं। और आई एम टेलिंग यू कि अगर आप सीरियसली सिंसियरली अपने काम पे वर्क करते हैं तो जब कोई पेशेंट डिस्कम्फर्ट और पेन में आते हैं, बहुत सारे डाउट्स में आते हैं, और जब आप उनको पेन फ्री कर देते हैं, आप उनको उनके डिस्कम्फर्ट को उनकी हैप्पीनेस और उनकी स्माइल में रियल हैप्पीनेस में बदल देते हैं, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड और बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है। तो हेयर आर सम इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि एप्टीट्यूड होना चाहिए, यही जो आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपका एप्टीट्यूड पढ़ाई की तरफ भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी करनी पड़ेगी अगर आप अच्छे से नॉलेज लेना चाहते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ 5 ईयर डिग्री कोर्स, देन यू गो फॉर मास्टर्स, देन यू कैन गो फॉर PhD ऑल्सो। तो इन सभी में करीबन बैचलर्स लेवल पे आपको 30 to 35 सब्जेक्ट्स टोटली आपको पढ़ने हैं। बहुत अच्छे से प्लान कोर्स है, अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है। देन सिमिलरली मास्टर्स एंड PhD लेवल्स पे भी यही सब करना है। एंड एक बहुत जनरल सी बात मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम ह्यूमन बॉडी को ट्रीट करना चाहते हैं, व्हेन यू आर टचिंग द ह्यूमन बॉडी, तो उससे पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और उस नॉलेज को आप केवल गूगल से सर्च करके, व्हाट्सएप या फेसबुक यूनिवर्सिटी से आप अचीव नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू गो थ्रू दी बुक्स। जो एक बुक लिखने के लिए इतनी रिसर्च की जाती है, इतने सालों की मेहनत होती है, तो जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अच्छी नॉलेज नहीं गेन कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि अपनी बुक्स पढ़ें। और आप ये देखिए कि ह्यूमन बॉडी में ही 206 तो बोन्स हैं और करीबन मोर देन 600, अराउंड 639 मसल्स हैं, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, एंड वी हैव 352 360 जॉइंट्स। तो इन सब के बारे में नॉलेज होना, इस नॉलेज को अपने अंदर स्टोर करना, हर मसल का ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है, उसका ब्लड सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई क्या है, फंक्शन क्या है, नर्व्स हैं उनका कोर्स क्या है, नर्व कौन सी मसल को इनर्वेट करते हुए जाती है, तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें बहुत थोड़ी पढ़ाई से नहीं आएगी, आपको रेगुलरली टच में रहना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के, आपको इस चीज़ को अच्छे से याद करना पड़ेगा बार बार, एंड फॉर दिस यू नीड अ गुड मेमोरी। और मैं आज तक पढ़ती हूँ, तो आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं जिनका पढ़ने का ही काम है, तो वो आप लोग क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो रेगुलरली स्टडीज़ करना बहुत ज़रूरी है। देन इसके बाद मैं थर्ड चीज़ जिसको रखती हूँ वो ये है कि आपको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। तो आप अभी से अपने पेशेंट्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ अच्छे से बात करना शुरू करिए, क्योंकि ओके इट इज़ गुड कि आप नॉलेज है आपके पास, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने पेशेंट्स को समझना भी ज़रूरी है, बिकॉज एवरीवन इज़ डिफरेंट। हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग हैं, हर किसी का चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है। एंड व्हेन यू स्पेंड more than an hour with your patient, or that too for some weeks or some months, तो
उस समय आप चुप रह के केवल मोडालिटी अप्लाई करके या कुछ एक एक्सरसाइज प्लान करके आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आई हाईली रिकमेंड कि आपके अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होने चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स नॉट ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ कि केवल हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ अ वे टू नो योर पेशेंट्स वेल। एंड उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आई पर्सनली फील देयर शुड बी सम क्रिएटिविटी, देयर शुड बी सम इनोवेशन इन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, बिकॉज तभी आप जो नॉलेज है उसको पर्सन टू पर्सन अपने पेशेंट्स के अकॉर्डिंगली एक एक्सरसाइज प्लान आप तैयार कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, आपने अनाटमी पढ़ ली, आपने फिजियोलॉजी पढ़ ली, एंड यू स्टडी बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज थेरेपी, फाइनल ईयर में रिहैबिलिटेशन के इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, न्यूरो, ऑर्थो, एंड थर्ड ईयर में यू हैव क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लाइक पीडियाट्रिक्स, गायनी एंड सर्जरी, न्यूरो, ऑर्थो, मेडिसिन। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। यू स्टडी सेकेंड ईयर में फार्मा, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया। लेकिन जब तक आप किसी पेशेंट को जब आप ट्रीट करने जाते हैं तो ये सारी नॉलेज को आपको एक स्पेसिफिक पर्सन के अकॉर्डिंगली उसको एक प्लान को, एक प्रोटोकॉल को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको अपने पेशेंट को जानना, सेकेंडली उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझना, वो क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, फिर आप खुद असेस करते हैं कि क्या किया जा सकता है, एंड क्रिएटिवली, इनोवेटिवली एक्सरसाइजेस तैयार करना। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो कि बहुत इजीली नहीं समझ पाते हैं एक्सरसाइजेस को। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ओल्ड एज पेशेंट्स भी होते हैं। किसी पेशेंट्स को समझने की तकलीफ़ होती है, समझ ठीक से नहीं पाते हैं वो, तो हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी बेस्ड उनके लिए प्लान करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, इसके लिए आपको खुद ये सब चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो दैट्स वाई यू नीड सम वॉट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ऑल्सो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो किसी भी प्रोफेशन में काम करेगी, दैट इज़ डिसिप्लिन। इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड देन definitely you can study well, you can treat your patients timely, आपके पास एक टारगेट होगा आप। और जब हम अपने पेशेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप डिसिप्लिन में रहिए, जैसे हम चाहते हैं आप उस टाइम पे आइए, चाहे आप ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, आप टाइम पे अप्रोच करिए, उसके साथ साथ आप जो आपको बताया जाता है वो फॉलो करें, तो डेफिनेटली जब इट्स अ टू वे प्रोसेस, और जब आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सबसे पहले आपके अंदर भी वो चीज़ हो, आप उस चीज़ को फॉलो करें। एंड यू नो, आपके पेशेंट्स आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, एंड व्हेन समबडी इज़ ट्रस्टिंग यू, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस ट्रस्ट को मेंटेन करें। और उस ट्रस्ट को आप कैसे बना के रख सकते हैं, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर तरीके होने चाहिए किस तरह से आप उनके लिए एक्सरसाइज प्लान्स, उनके लिए पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है आप जो प्लान करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। आई एम वेरी लकी कि मेरे कुछ पेशेंट्स बहुत पंक्चुअल हैं, टाइम की बड़े पाबंद हैं, एंड आई रियली एडमायर दिस थिंग एंड इट्स अ रेयर क्वालिटी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी तक टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बस मैं 2 लाइन्स बोलना चाहूँगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो आप लोग भी कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो शायद किसी ना किसी दिन टाइम पे पहुंच ही जाएंगे। So let's come back to the main topic, that these are the few ingredients like your aptitude to help people. You should have the aptitude for learning, willingness होनी चाहिए learning के लिए, somewhat creative आप होने चाहिए, एंड इसके साथ साथ आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। और ये आपका पढ़ने का समय है, अगर इस समय आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये जो बेस है अगर आपका स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो आगे जाके आप बहुत आराम से, जब आप इसको क्लिनिकली कोरिलेट करेंगे कि जो हमने स्टडीज़ की हैं वो हम पेशेंट्स के साथ कैसे डील कर सकते हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छे, बहुत सुलझे हुए, एंड व्हेन आई से गुड दैट मीन्स रियली गुड, नॉलेजेबल एंड कमिटेड फिजियोथेरेपिस्ट आप बन पाएंगे। एंड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लोग क्या कर रहे हैं इसको ना देखते हुए अगर आप अपना पाथ खुद क्रिएट करते हैं, दैट नीड्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ,
and a lot of confidence. So, and definitely it gives you a lot of satisfaction also. So with this आई वॉन्ट टू एंड माई वर्ड्स एंड आई होप कि आप सब लोग समझ रहे होंगे कि जो भी आपकी क्वेरीज थी ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. बाकी आपके जो टीचर्स हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, वो आपको सिखा ही रहे हैं कि कैसे आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.